प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और उस कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ते समय हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था। मिला था हमको F12 इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्या फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के वजह से जब हमको एक इक्वेशन मिला था तो वो याद करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मिल गया था आपको Q1 Q2 अपान R 2 1 स्क्वायर, याद आया 2 1 स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर ऑफ 2 1 था, याद आ गया। अगर आपने थोड़ा सा और याद करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मेट मिला था वो मिल गया था 1 Q1 Q2 अपान R 1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब R1 माइनस R2, याद आ गया। क्या ये इक्वेशन याद आ गया? अगर ये इक्वेशन याद हो तो सारी बातें क्लियर हो गई। दोबारा एक और मिला था F12 नहीं 2 1 इक्वल टू 1 अपान, अब डायरेक्ट इसको लिखने वाले हैं, चलो अच्छा इसको लिख देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमको मिल गया था Q1 Q2 अपान R1 2 स्क्वायर, वेक्टर नहीं है सॉरी मैग्नीट्यूड है स्क्वायर R2 1 2 वेक्टर यूनिट वेक्टर। और जब आपने यूनिट वेक्टर हटाया था तो आपको मिल गया था 1/4 पाई, ये 4 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू आपको मिल गया था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, याद आया। और इन दोनों इक्वेशन को जब आपने कंबाइन किया था इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को तो आपको मिल गया था एक थर्ड इक्वेशन F12 इक्वल टू वेक्टर फॉर्म ऑफ 1 2 इक्वल टू विद नेगेटिव साइन F21 मिल गया। यानी आपने ये देखा था कि ये क्या करता है, ये कूलॉम का लॉ न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। पहला इंपॉर्टेंस, पहला फीचर हमने बताया, पहले महत्व हमने बताया क्या कि ये क्या करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। और ये करने के साथ साथ ये क्या करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करने के साथ साथ अगर आप दो बिंदु, ये किसके लिए था, वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए था ना, एक पॉइंट चार्ज ए था, बी था पॉइंट और Q1 Q2 इसके चार्जेस थे, इन पर यह काम करता था। तो आपको पता चला कि यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। और दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत जो बल होते हैं वो एक केंद्रीय होते हैं। क्या होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं। सबसे बड़ी दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का तो पालन करते ही करते हैं, ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन तो करते ही करते हैं ये, लेकिन अगर दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत जो बल होता है वो एक केंद्रीय होता है। क्या होता है, एक केंद्रीय होता है। जल्दी बोलो क्या होता है, एक केंद्रीय होता है, मतलब कि सेंट्रल फोर्स होता है। जल्दी बोलो क्या होता है, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इसका यूज कर सकें। क्या होता है, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। जल्दी बोलो क्या होता है, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। इसका मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हमेशा क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। क्या करते हैं, दोनों रेखाओं को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश ये कार्य करते हैं। क्लियरिटी आ गई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको समझ गए आप कि क्या होता है इंपॉर्टेंस किसका, कूलॉम्स के वेक्टर फॉर्म का। वेक्टर फॉर्म का क्या हुआ कि एक चीज समझ में आया कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं, मतलब F12 इक्वल टू F21 वेक्टर, और किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ही होता है। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जिसके दिशा क्लियर नहीं होते। मैं राघवेंद्र पांडे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय करियर फाउंडेशन में। अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दें। आपका फायदा हो रहा है, अपने एक फ्रेंड का फायदा कराना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपको प्रॉब्लम थे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, वैसे ही दूसरों के भी प्रॉब्लम को, अपनी फ्रेंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? आपकी। किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? आपकी। किसकी रिस्पांसिबिलिटी है?
आपकी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ द चार्जेस के बारे में, थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? आवेश के मात्रक के बारे में, आवेश के मात्रक। यूनिट ऑफ द चार्जेस के बारे में। चलो देखो, कूलाम का नियम आप जानते हैं कि ये हमेशा किसमें, प्रीवियस जब हम लेक्चर पढ़ते आए हैं तो हमने देखा था कि ये निर्वात में कार्य करता है या फिर वायु में। किसमें? निर्वात में या वायु में। लेकिन जब आपने देखा था ये भी कि अगर कोई मीडियम आपने ले लिया था, कोई माध्यम ले लिया था, तो उस मीडियम के लिए, निर्वात के लिए इस कूलाम का नियम आया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। क्या आया था? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। लेकिन जब आपने किसी मीडियम की बात कर ली थी तो उसमें आया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। याद आया? K इंटू Q1 Q2 अपान R²। और वहाँ जो K था, ये जो K है वो क्या था? कैपिटल K। ये क्या है? ये परमिटिविटी था। क्या था? परमिटिविटी। किसका? विटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। जो भी डाइइलेक्ट्रिक आपने लिया रहा हो उस डाइइलेक्ट्रिक का क्या है? ये परमिटिविटी। याद आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ कॉन्सेप्ट बैठ रहा है दिमाग में? जी हाँ, ये वही डाइइलेक्ट्रिक है जो परमिटिविटी को परमिटिविटी है डाइइलेक्ट्रिक का, जिस भी मीडियम में आप क्या कर रहे हैं उसको प्रोपागेट कर रहे हैं। याद आ गया? तो इसके मात्रक को भी पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके फार्मूले को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके फार्मूले को दिमाग में रखना पड़ेगा। और कंडीशन एक बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। और R² क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस है। ऐसे कंडीशन में हम कह देंगे कि जो Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज हैं ये एक सिंगल कूलाम चार्ज है। क्या है? सिंगल कूलाम चार्ज है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी मैंने मान लिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर है। अगर ऐसा कुछ बन जाता है तो आप जानते हैं, याद हो आपको कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ याद है? बाकी चीजें हम देख लेते हैं। तो F = क्या होने वाला है? 9 × 10⁹। इसकी भी वैल्यू 1/1 तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ ही रहेगा, 1 1 जा 1 ही रह जाएगा, नीचे 1 ही आएगा, यानी इतना आएगा। और फोर्स क्या हो जाएगा? इतना न्यूटन हो जाएगा। यानी एक चीज समझ में आया कि अगर एकांक आवेश हो और 1 मीटर की दूरी पर रखा हो, क्या अगर 2 एकांक आवेश हो और 1 मीटर की दूरी पर रखा हो तो वो कितना फोर्स इंप्लीमेंट करेगा एक दूसरे पर? 9 × 10⁹। अब थोड़ा सा और देखिएगा, अगर ये चार्जेस क्या हों? सेम हो या लाइक हो या इसको सजातीय कहते हैं, सजातीय हो। अगर ये सजातीय चार्जेस हों तो ये जो बल लग रहा है ये किसका लग रहा है? तो ये प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। फिर से बोलूं, ये जो बल लग रहा है वो किसका बल लग रहा है? प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। लेकिन अगर यही F = अगर ये चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं ये अनलाइक हो जाएं, क्या हो? अनलाइक हो, यानी कि विजातीय हो। जल्दी बोलो, ये सजातीय नहीं विजातीय चार्जेस हो तो ये प्रतिकर्षण नहीं, फिर ये आकर्षण का बल काम करेंगे। जल्दी बोलो, ये कौन सा बल काम करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स काम करेंगे, रिपल्शन नहीं काम करेंगे। क्लैरिटी आ रही है क्या? जल्दी बोलो, क्लैरिटी आ रही है क्या? मतलब 9 × 10⁹ का अट्रैक्शन फोर्स तब काम करेगा जब ये दोनों चार्जेस, जो दोनों पॉइंट चार्जेस आपने माने हैं Q1 Q2, ये क्या हो जाएं? लाइक हो जाएं तो प्रतिकर्षण, और अगर ये दोनों अनलाइक हो जाएं तो आकर्षण, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। क्लैरिटी आ रही है क्या? क्लैरिटी आ रही है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक कूलाम आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा है, बराबर परिमाण के हैं, सजातीय हों तो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। कैसा? प्रतिकर्षण। और अगर ये विजातीय हो जाए तो क्या करना लगाएंगे? एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाएंगे। जल्दी बोलो, क्या लगाएंगे? आकर्षण का बल लगाएंगे। क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है?
अच्छा, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्थित कूलाम। क्या होता है? स्थित कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। जल्दी बोलो। अच्छा, एक चीज और मिल गया, इसको याद करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। याद करना पड़ेगा। क्या याद? यही करना पड़ेगा कि जो इसका सीजीएस, ये जो आपने अभी पढ़ा है एसआई, ये क्या है? कूलाम। ये जो एसआई मात्रक है, ये कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। लेकिन अगर हम सीजीएस की बात करें, किसकी बात करें? सीजीएस, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो स्थित कूलाम होता है। क्या होता है? स्थित कूलाम। जल्दी बोलो, स्थित कूलाम होता है। जल्दी बोलो, क्या होता है? स्थित कूलाम यानी स्टेट कूलाम होता है। आपसे मैं पूछने वाला हूं एमसीक्यू में। हाँ, एक चीज और बता दो, क्या आप हमारे एमसीक्यूज अटेंड करते हैं कि नहीं? पर डे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक हम आपके साथ हर 1 घंटे पर क्वेश्चन आपके साथ ला करके रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो आपको यहां होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको बराबर क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। 16 एमसीक्यूज पर डे अपेयर करने के चांसेस आपको मिलते हैं। कितने? 16 कितने? 16 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने के मौके मिलते हैं। ठीक है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसको स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहते हैं। जल्दी बोलो। इसे और भी क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक यूनिट बताएंगे, मतलब कि सीजीएस यूनिट में हम इसको स्थित कूलाम कहते हैं, इसी को हम स्थिर वैद्युत कूलाम भी कहते हैं, और इसी को हम और एक चीज कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। जल्दी बोलो। इसी को हम, ये एक ब्रैकेट में लिखते जाओ, ब्रैकेट में लिखो, और इसी को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन, और इसका सिंबल होगा FR। क्या होगा? FR होगा। अब और एक चीज और, सबसे बड़ी बात, एक जो कूलाम होता है सॉरी बच्चों, एक जो कूलाम होता है वो आपको बता दूं कितने स्थित कूलाम, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर होता है। क्या? इतने स्थित कूलाम के बराबर होता है। कितने? एक कूलाम, फिर से बोलता हूं, एक कूलाम की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलाम, SC स्टेट कूलाम के बराबर होती है। क्या बोला मैंने? इतने स्टेट कूलाम यानी स्थित कूलाम के बराबर होती है। जल्दी बोलो। और इसका हम आ गए हैं यहां तक अगर, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा परमिटिविटी भी निकाल लेते हैं, किसी का क्या निकाल लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस भी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? जल्दी बोलो। डायमेंशनल एनालिसिस भी निकाल लेते हैं। नहीं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम निकालेंगे कि परमिटिविटी यानी वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता का जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो, बीमीय सूत्र क्या होगा, इसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।